इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट से। चलो आप लोग फोन रखो इधर। अरे आराम से तो बात करो भैया। फोन गेट खुलवा रहे हो आप? 10 मिनट से गेट क्यों खुलवा रहे हो आप लोग? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है? वारंट सील हो चुका है, दिखा हुआ वारंट, तभी अंदर किया हम लोग। नमस्कार दोस्तों, अभी पिछले दिनों बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर जिस तरीके से आयकर विभाग ने अपने सर्वे को अंजाम दिया, उससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। वो ये कि क्या आप देश में वही न्यूज़ चैनल्स और अखबार रहेंगे जो कि दिन रात सरकार की जय जयकार करते रहते हैं? क्या देश में पत्रकारिता एक अपराधी की श्रेणी में गिना जाता है? मौजूदा समय में जिस तरीके से पत्रकारों का मुंह बंद कराया जा रहा है, उससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी असर पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार भारत में पत्रकारिता कितनी आज़ाद है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आए दिन सरकारी एजेंसियों के जरिए पत्रकारों का मुंह बंद कराया जा रहा है, उससे एक बात ज़रूर सामने निकल कर आती है कि क्या आप देश में पत्रकारिता पर औपचारिक तौर पर रोक लगा देनी चाहिए। उससे होगा ये कि ना कोई सवाल पूछने वाला होगा और ना ही किसी को जवाब देने की टेंशन होगी, क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरीके का माहौल है, यानी पत्रकारों पर जिस तरीके से लगाम लगाई जा रही है, उस समय केवल यही वाक्य बोला जा सकता है। यहाँ पर एक बात और सामने निकल कर आती है कि जो विद्यार्थी इस समय पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको ये माहौल मुफीद लग सकता है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो केवल कैसे भी करके नौकरी कर रहे होंगे। अच्छा, जैसे ही बीबीसी पर इनकम टैक्स विभाग के कथित सर्वे की बात सामने आती है, तो इस पर अलग अलग राजनीतिक दलों के बयान भी सामने आने लग जाते हैं। इस पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का ये कहना है कि ये निराशा का धुआं है और ये दर्शाता है कि मोदी सरकार आलोचना से डरती है। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीबीसी दुनिया की सबसे भ्रष्ट संस्था है, और इंदिरा गांधी ने भी बीबीसी पर बैन लगाया था। अब यहाँ पर यह बात सोचने वाली है, क्या इंदिरा गांधी एक मानक हो गई हैं कि उन्होंने जैसा किया वैसा हम भी करेंगे? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है कि बीबीसी ने गलती की हो। अगर उन्होंने गलती की है तो इसका खामियाजा वो भुगतेंगे। आज जिस बीबीसी के बारे में बात हो रही है, एक समय था जब आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीबीसी की जमकर तारीफ की थी। सरकार की व्यवस्था पर भरोसा होता तो प्राइवेट सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं होता। यह हमारे मीडिया वर्ल्ड, जब तक हमारे देश में आकाशवाणी थी, दूरदर्शन थी, लिमिटेड अखबार थे, तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी? ये कहते थे, यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है। यानी उससे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है, सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना, ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा खतरा है। और जब व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाए तो व्यक्ति अलग रास्ते खोजता है। जब न्याय पर से उसका भरोसा उठ जाए तो खुद ही न्याय करने की दिशा में चला जाता है। यानी इसके कारण पूरी समाज व्यवस्था का डिटोरिएशन भी होता है। समाज की जो परंपरा है, बड़े सदियों से पनपी हुई परंपराएं होती हैं, वे अचानक इसी कारणों से उसमें गिरावट आने लगती है। और इसलिए गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, ये वहां बैठे हुए हैं और लोग और उसके लाभार्थी लोग तक का सीमित। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी पर जो एक कथित सर्वे किया है, उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको पता होगा कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, वो विवादों के घेरे में है। इस पर मोदी सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा करार दिया है और कहा है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी औपनिवेशिक मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है। ये वो डॉक्यूमेंट्री है जिसमें 2002 में हुए गुजरात दंगों से जुड़े कुछ पहलुओं की पड़ताल की गई है। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। खैर, ये डॉक्यूमेंट्री अभी भारत में मौजूद नहीं है, तो इस पर बात फिर कभी करेंगे। आज तक से मिली जानकारी के मुताबिक ये बात 1970 की है,
जब इंदिरा गांधी सरकार ने बीबीसी को बैन कर दिया था। दरअसल ये कार्रवाई फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मेले की 2 डॉक्यूमेंट्रीज को लेकर की गई थी, जिनमें से एक थी कलकत्ता और दूसरी थी फैंटम इंडिया। इन दोनों में ही भारत की नेगेटिव इमेज को दिखाया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में मौजूद बीबीसी के दफ्तर को 2 साल के लिए बंद कर दिया गया था और जब आपातकाल लागू हुआ तो बीबीसी ने अपने रिपोर्टर मार्क टली को वापस बुला लिया था। हालांकि आज आपातकाल तो नहीं है, लेकिन जब पत्रकारों को न बोलने दिया जाए तो हालात कुछ ऐसे ही नज़र आते हैं। इनमें कुछ नाम गिनाए जा सकते हैं, जैसे द वायर, भास्कर, न्यूज़ क्लिक या फिर अडानी से पहले का एनडीटीवी हो। इसके अलावा इसमें एक और नाम नया जुड़ गया है, वो है बीबीसी। ये सभी वो मीडिया संस्थान हैं जिनको सरकारी एजेंसीज के जरिए कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि जहां हम जेपीसी से जांच की मांग कर रहे हैं अडानी मामले में और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी है। दोस्तों, यहाँ पर एक और दिलचस्प बात यह है कि भले ही भारतीय मीडिया इस मुद्दे पर सरकार से सीधे सवाल पूछने में कतरा रहा हो, जबकि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस मुद्दे पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि जहां देश के न्यूज़ चैनल्स खुद को नंबर 1 बताने का दावा भी करते हैं, जबकि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में इंडियन मीडिया की हालत उतनी ही ज़्यादा खराब है। इस समय एक सिलसिला चला आ रहा है कि जो सरकार की जय जयकार ना करे उसको कैसे भी डरा धमका कर चुप करा दो, लेकिन क्या बिना पत्रकारिता के देश के लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है? मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत के बारे में काफ़ी कुछ छप रहा है, लेकिन भारत सरकार है कि इस ओर अपनी आंखें मूंदे बैठी है। देश के लोकतंत्र की, यानी कि भारत के लोकतंत्र की दुनिया भर में सराहना की जाती है, लेकिन जब यहाँ पत्रकारों पर हमले होते हैं तो एक बार को सोचना पड़ता है कि क्या देश का लोकतंत्र खतरे में तो नहीं है। वैसे हाल के वर्षों में सरकारी एजेंसीज के जरिए कई मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई की गई है, तो अब उन पर बात कर लेते हैं। जैसे सितंबर 2021 में न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक के दफ्तरों के सर्वे हुए। इसके अलावा जून 2021 में दैनिक भास्कर और भारत समाचार के दफ्तरों के सर्वे किए गए। इस समय सर्वे शब्द ही ज़्यादा प्रचलन में है, तो ये लेना ज़्यादा ठीक मालूम होता है। वैसे इस तरीके की सरकारी एजेंसीज के जरिए जो कार्रवाई की जाती है मीडिया संस्थानों और पत्रकारों पर, उसमें गहरी संवेदनशीलता झलकनी चाहिए ताकि इनके अधिकारों को चोट न पहुंचाई जा सके। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई अभी देखने को मिलती है उसमें संवेदनशीलता की भारी कमी नज़र आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।